Good morning, friends. Welcome back, all of you, in this very interesting topic. And where I already promised you, I definitely try my best to upload 3 or 4 videos for you. नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर हालांकि कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं, ताकि मुझे एक प्रलोभन मिले कि मैं लगातार इस तरह के वीडियो को बनाता रहूं। आज का वीडियो पॉलिटी सेक्शन से फिर से है। मेरे कई वीडियोस पॉलिटी सेक्शन में बनाए जा चुके हैं। लगातार मैं पॉलिटी सेक्शन के बाद इकोनॉमिक्स और उस तरह हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का बंडल उठाकर उससे अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है संविधान में श्रम अधिकार से। संविधान में श्रम अधिकार की जो अभिपुष्टि अर्थात मतलब उसको बातें में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से निम्नलिखित में किस तरीके से श्रम कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है या करते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें से एक श्रम अधिकारों के बारे में बताया गया कि श्रम अधिकारों को किस तरह से आखिर नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा बल दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, इनमें कार्य और मातृत्व राहत जो मैटरनिटी बेनिफिट्स होती है उसके लिए उचित और मानवीय परिस्थितियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। क्या ये सही है कि मातृत्व लाभ और कार्य वास्तव में श्रम से जुड़ा हुआ है? तो क्या ये नीति निर्देशक तत्व के हिस्से हो सकते हैं? क्या इसका किसी आर्टिकल में जिक्र इनडायरेक्टली रूप से है? दूसरा, ये सरकार को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एकदम कदम उठाने हेतु ऑथराइज करते हैं, पावर देते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, आप मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि आपको नीति निर्देशक तत्व का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है। नीति निर्देशक तत्व का ओवरऑल कंसेप्ट है कि राज्य ऐसा करे, राज्य को ऐसा करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि समाज, हमारा देश, जो समाज के विभिन्न वर्ग है उनका कैसे बेहतरीन तरीके से कल्याण हो। उस कल्याण में श्रम तो आता ही है। जो मजदूर वर्ग है उनका, जो महिलाओं हैं उनका, तो किस तरह से कल्याण होगा? ये 2 तरीके से तो कल्याण हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये नीति निर्देशक तत्व के एक अंग हैं। ओके, लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम या इसके हालिया संशोधन अभी किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 की भावना के अनुरूप अधिनियमित किया गया है। मतलब आर्टिकल 42 में भी वही कहा गया है जिससे मातृत्व लाभ अधिनियम जो अभी नया एक्ट आया है उसके तहत यही दिखता है कि मातृत्व लाभ अधिनियम देने से लाभ देने से निश्चित रूप से एक महिलाओं का बल मिलेगा। ओके, दूसरा बात है, ये समाजवादी सिद्धांत है जो भारत के आर्थिक इतिहास पर आधारित है। भारत में समता, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत के आधार पर एक आर्थिक प्रणाली को विकसित करने की कोशिश की गई थी। 1991 के बाद हालांकि समाज जिस तरह से बदला है, हमारा देश, हमारा अर्थव्यवस्था जिस तरह बदली है, उसमें समाजवादी शब्द जो है थोड़ा सा बौना सा लगता है। लेकिन इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों ने समाजवादी कंसेप्ट या कल्याणकारी राज की जो भावना है उसको त्याग दिया है। आज भी वर्तमान में हमारे समाजवादी कल्याण को कहीं ना कहीं हमारे विभिन्न सरकारी योजनाओं में देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि हम लोग एक पूरी तरह से पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुके हैं। नहीं, हालांकि कैपिटलिस्ट लोगों का प्रभाव हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से जीडीपी का विकास हो रहा है, उस जीडीपी के विकास में किसका योगदान ज्यादा है? मात्र 7 से 8% ऐसे लोग हैं जिसके पास मुट्ठी भर लोग ऐसे लोग हैं जिसके पास अकूत संपत्ति है। मतलब ये विकास, ये जो रफ्तार है वो मतलब ग्रोथलेस, जॉबलेस है। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। सरकार की कुछ खास जो परियोजनाएं हैं उस पर व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि एक समाजवादी स्तर पर किस तरह से बेहतर शुरुआत हो, अच्छा हो, यही कोशिश होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व से ही है कि भारत के संविधान में शामिल किसे नहीं किया गया, बताइए। मूल रूप से आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से संविधान में है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ और भी जोड़े गए थे, तो वो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, क्या ग्राम पंचायतों का जो संगठन था, क्या ये जब संविधान बना था उसी समय से है? दूसरा, वन्य और वन्य जीवन का जो कल्याण है, वन्य और वन्य जीवन का जो कल्याण है, ये अपने मूल संविधान से है।
नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता है 18, क्या ये भी है? और फाइनली कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मूल रूप से नहीं है बल्कि किसी संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है? तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी का शासनकाल 1975, आपातकाल लगना, उसके बाद एक 1976, आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ प्रमुख संशोधन किए गए। बहुत बड़ा संशोधन हुआ था। आपको 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, एक तरह से नया संविधान लिखने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन में उसमें मूल रूप से जो संविधान में संशोधन किए गए थे उसको पलट दिया गया था। तो ये तो एक्स्ट्रा बातें थी, लेकिन सुनिए कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें मूल रूप से 4 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। 4 नए डीपीएसपी को इंक्लूड किया गया था जो मूल रूप से नहीं था। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुरक्षित अवसर प्रदान करना, जो कि अनुच्छेद 39 में स्पष्ट रूप से जिक्र है। उसके बाद समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, क्योंकि निर्धन और जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनकी न्याय तक पहुंच आसानी से नहीं हो पाती, क्योंकि न्याय बहुत खर्चीला है और आज तो सस्ता के साथ साथ महंगा के साथ साथ बहुत ही दुर्लभ हो चुका है। न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है कि एक तरह से हमारी न्याय व्यवस्था पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो उसको एक तरह से बल देने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए 1976 में 39A जोड़ा गया ताकि निःशुल्क और गरीब लोगों को न्याय की पहुंच हो सके। दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, क्योंकि उद्योगों का प्रबंधन केवल और केवल मालिक ही करेगा तो उद्योग बेहतर नहीं चल पाए, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। पूंजीवादी सोच में होता क्या है कि मजदूर का कुछ उसमें एक तरह से भागीदारी सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहे तो सिर्फ और सिर्फ उत्पादन में लगा हुआ है, उसको मैनेजमेंट में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन भारतीय कंसेप्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा जो उद्योग धंधा है, उद्योग प्रबंधन है, उसमें मजदूरों की एक भूमिका अपनी होती है। इसको भी उठाने की कोशिश की गई थी, उन्हें निश्चित सुरक्षित भागीदारी का पार्टिसिपेशन हो पाए। इसके लिए आपको आर्टिकल 43A में कुछ प्रमुख बातें बताई गई है। उसी तरह पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वन और वन्य जीवन की रक्षा करनी हो, तो मैंने जो दूसरा ऑप्शन दिया था वन और वन्य जीवन की सुरक्षा करना, ये मूल रूप से नहीं था, बल्कि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में नए रूप से इंक्लूड किया गया था। ओके, दैट्स गुड। ओके, अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड बहुत चर्चा में रहा है अभी कुछ दिनों में। हमको लगता है, मेरा अपना पर्सनल अपना विचार ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मैंडेट था, उन मैंडेट में एक सबसे बड़ा मैंडेट ये भी है कि वो आने वाले 3 साल के दरमियान निश्चित रूप से कॉमन सिविल कोड में बहुत जोर देंगे और जो अलग अलग व्यक्तिगत जो पर्सनल राइट्स है, जो अधिकार है, जैसे कि गोद लेना हो, बच्चे पैदा करना हो, या फिर तलाक हो, शादी हो, उत्तराधिकारी की बात हो, ये सब जो इंडिविजुअल राइट्स या व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं, जो उसमें जो इतना डिफरेंसेस है अलग अलग कौम के बीच, उनमें एक समानता कैसे ला जाए ताकि अलग अलग वर्गों के बीच जो इतना विभाजन है, ये इसको हटाने के लिए कॉमन सिविल कोड का एक कंसेप्ट है। तो देखिए, कॉमन सिविल कोड से संबंधित प्रश्न। समान नागरिक संहिता वह है जो पूरे देश में एक कानून प्रदान करती है। एक कानून प्रदान होगा जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी ब्याह, तलाक, विरासत, गोद लेना इत्यादि पर लागू होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 44 यह बोलता है या कहता है या प्रावधान करता है कि पूरे भारत में जो नागरिक हैं उनके लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करना राज्य का दायित्व होगा। क्या ऐसा है? आपको नीति निर्देशक तत्व के कंसेप्ट अगर होंगे तो दायित्व होगा नहीं, बल्कि देखिए अगर ये तो इन्फोर्स्ड हो गया। और आर्टिकल 37 तो बोलता है कि आप डीपीएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। यू कैन नॉट गो इनटू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग और जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फोर्सिंग डीपीएसपी, बिकॉज इट्स नॉट इन्फोर्सेबल। ये कोर्ट में न्यायवाद नहीं है, ठीक है? इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, जैसे कि आप मौलिक अधिकार को करा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है? आर्टिकल 37 ऐसा कहता है। तो निश्चित रूप से दूसरा कथन तो गलत हो गया, क्योंकि आपने तो राज्य पे दायित्व दे दिया है। दायित्व अलग होता है, कराना अलग होता है, कर्तव्य अलग होता है, और एक होता है कि करवाना ही पड़ेगा, उधर से समथिंग डिफरेंट। ओके, देखिए, समान नागरिक संहिता हुआ है जो पूरे देश में समान कानून प्रदान करने की कोशिश करेगा, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामले जैसे शादी,
तलाक, विरासत, गोद लेना इत्यादि पर लागू होगा। संविधान का ये जो अनुच्छेद है 44 यह बोलता है, कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का, लाने का प्रयास करेगा, ना कि बाध्य है। ओके, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 37 फिर से मैं बता रहा हूं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संबंधित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित मतलब इन्फोर्सेबल नहीं होता है, लेकिन इसमें जो सिद्धांत है शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। अनुच्छेद 44 में राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, परंतु अनुच्छेद में विशेष रूप से प्रयास में विशेष रूप से अपनी नीति निर्देशक को करेगा, राज्य की बाध्यता होगी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी से ही हल्का क्वेश्चन है कि डीपीएसपी चूंकि आपको पता है ये गैर न्याय उचित है। क्या है इसका इनफोर्सेबल, नॉन इनफोर्सेबल का क्या अर्थ है? देखिए, यदि सरकार डीपीएसपी को लागू करने में असफल रहती है, विफल रहती है, तो या कुछ मामले में इसका उल्लंघन भी कर देती है, तो क्या आप इसके लिए नागरिक इसके लिए आप अदालत जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 37 खुद बोलता है कि आप नहीं जा सकते इसके लिए। दूसरा बात है, सरकार निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून नहीं बना सकती। तो मैंने आपको बताया कि सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू करने में अगर विफल रहती है तो आप इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सरकार निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कानून नहीं बना सकती है। जी हाँ, बिल्कुल गलत। यदि सरकार निर्देशक तत्वों को लागू करने में विफल रहती है या कुछ मामलों में उनका उल्लंघन भी करती है तो नागरिक अदालत नहीं जा सकते हैं। इसलिए सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ग्रामीण सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्याय उचित है। गैर न्याय उचित का मतलब आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने और निर्धारित करने में अदालत में मदद करते हैं डीपीएसपी। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ऐसा कह दिया है, किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में अगर कोई अदालत यह पाती है कि नीति निर्देशक तत्व यानी निर्देशक सिद्धांत कानून के प्रभावी करने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसे लागू करते समय आप देखिए, सरकार जो कानून बनाती है, नियम बनाती है, जो आदेश या जो अध्यादेश लाती है, उसको डीपीएसपी के ध्यान में रखते हुए लाना चाहिए ताकि उसका बेहतर प्रयास हो, उसकी कि डीपीएसपी लागू हो, भारत में उनका प्रयास हो। कल्याणकारी राज्य का एक महत्व है। अनुच्छेद 14 में जैसे कानून के समझ समानता, अनुच्छेद 19 में जैसे 6 स्वतंत्रता की बात की गई है कि इस संबंध में इस तरह के कानून को उचित मान सकती है। इस प्रकार ऐसे कानून को असंवैधानिक होने से बचाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अब हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। शुरुआत के वीडियो में आप देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व के बारे में, और अब फाइनली वी आर डिस्कसिंग आर गोइंग टू संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसके संबंध में प्रश्न है कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से क्या सभी मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 4A में शामिल कर लिया गया था? जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, क्या 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4A में जोड़ दिया गया था? ये कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन न्यायालय किसी मामले पर निर्णय लेते समय उन्हें ध्यान में रख सकता है। सोचिए। और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से एक्सेप्ट की गई है, ग्रहण की गई है, ली गई है। मेरे ख्याल से ये इजी प्रश्न है। देखिए, मौलिक कर्तव्य का अगर कंसेप्ट समझे तो देखिए, महात्मा गांधी के कोट करता हूं मैं कि महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप अपने कर्तव्यों को फॉलो करेंगे तो आपके अधिकार स्वयं आपके पास चले आ जाएंगे। जिस देश में अगर नागरिक सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात करता हो और कर्तव्य से दूर रहता हो, वो देश कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता है, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। क्योंकि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक ही, मतलब एक गाड़ी है, उसके दो पहिए हैं। अगर दोनों पहिया बराबर है, समता समान है, पक्षी के दो पंख की तरह है। एक पंख फड़फड़ाएगा, दूसरा पंख अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो देश या पक्षी खुद नहीं उड़ पाएगा। वो पक्षी हमारा देश है, समाज है।
जिस समाज के हम लोग अंग है, वो समाज आपको सिर्फ अधिकार नहीं देता है बल्कि आपके कर्तव्य की बात करता है और आपसे उम्मीद रखता है कि आप ऐसे ऐसे कर्तव्यों का पालन करें जिसका संविधान में खुद उल्लेख किया गया है। और 11 कर्तव्य मूल रूप से शामिल नहीं थे। आपको बता देना चाहता हूं कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर दिए गए सिफारिशों के आधार पर केवल 10 मौलिक अधिकार कर्तव्य को शामिल किया गया और फिर जाके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद उस कर्तव्य को जोड़ा गया। उस कर्तव्य का क्या नाम था, अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपको बताऊंगा। तो इंदिरा गांधी की सरकार के तहत आपातकाल के दौरान संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में जोड़ दिया गया। ओके, अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पेश कर दिया गया था। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में, माफ करिए 2003 बोल दिया था मैंने, 2002 में अटल बिहारी की सरकार में 86वां संशोधन किया गया था और ये वैधानिक कर्तव्य है और कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। वैधानिक कर्तव्य है सिर्फ, और ये कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। और लेकिन न्यायालय किसी मामले पर निर्णय देते समय उसे अपने कंसेप्ट में रखेगा, ध्यान में रख सकता है। अगर कोई जजमेंट सुनाना हो तो न्यायालय इसका इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें शामिल किए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि नागरिक अधिकारों के बदले अधिकारों की बाध्यता पर बल देना ही था जो उन्हें प्राप्त है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमें रसिया से प्राप्त की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि संविधान में जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत मूल ढांचा को परिभाषित किया गया है। वेल डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर इन 368 आर्टिकल, इज इट राइट और नॉट? आई थिंक दिस क्वेश्चन asked in UPSC 2020, but most of the student dilemma and confused because you know about that. 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो की ही नहीं गई है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी जिसको हिंदी में हम लोग मूल संरचना कहते हैं, ये केशवानंदन भारतीवाद केस के, ठीक है, एक परिणाम है। मतलब ये कोई संविधान का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही संसद के द्वारा कोई अधिनियम एक्ट करके पास करके कोई बनाया गया है। ये मतलब जजमेंट के द्वारा निकल कर उभर कर आया है। क्योंकि आपको पता होगा 1951 शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद फिर गोलकनाथ केस, उसके बाद फिर केशव नंदन भारतीवाद केस, तब जाके मिनरवा मिल्स केस। ये जो केस जो दिख रहे हैं ये वास्तव में मौलिक स्ट्रक्चर, आखिर संविधान में कितना अतिक्रमण कर सकता है संसद को अगर पावर मिल जाए अर्थात बहुमत मिल जाए सरकार को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान को नया लिख दे। संविधान में कुछ ऐसी बातें तो हैं जो हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। ये बातें क्या है? ये बातें मूल बातें हैं, मूल संरचना है। अगर आप संविधान के मूल संरचना को ही तोड़ दे, भंग कर दे, तो आपका संविधान तो नहीं रहेगा ना, वो एक नई किताब हो जाएगी। इसलिए उसमें एक मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, सरकार के अतिक्रमण से बचाने के लिए कुछ ऐसे मुख्य बिंदु को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में ढाल दिया गया। ओके, तो हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में अभी संविधान नहीं बल्कि न्यायालय भी मौन है। इसको डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पर, ठीक है। इसका निर्णय कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। कौन कौन से फैक्ट, कौन कौन से आधार, कौन कौन सी बातें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी, इसको संविधान नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है। और न्याय संगत और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत मूल ढांचे का तत्व है, तो बिल्कुल है। मूल ढांचे के बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन बताया है पिछले वीडियो में, आप चाहिए देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मिनर्वा मिल्स से। मिनर्वा मिल्स अभी आपको मैंने चर्चा किया, 1980 का एक जजमेंट था। भारत के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत को विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मूल अधिकारों पर डीपीएसपी और उनके बीच जो एक झंझट वरीयता को लेकर कि दिस इज फंडामेंटल राइट, दिस इज डीपीएसपी, विच विल बी conflict, which will be supreme, how will be determined? The case of Minerva Mills decided that, उसने डिसाइड किया कि कोई सुप्रीम नहीं है, ठीक है, बल्कि दोनों के बीच एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। ओके, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे मिनर्वा मिल्स से कोई मिलना नहीं है, ठीक है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और ORAS बनाम भारत संघ,
में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें भारत के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करने और विकसित करने का एक प्रयास किया गया था, जो कि 1973 में ही कर लिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा, ठीक है, मूल अधिकारों पर राज्य डीपीएसपी तत्वों को कानूनी मान्यता और सर्वोच्चता प्रदान की जा सकती है। 14, 19, ठीक है, और 31 ए और बी पर मौलिक अधिकारों से भी सुप्रीम पावर दे सकती है डीपीएसपी को, ठीक है। इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया गया था, हालांकि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किन विषयों को राज्य सूची में से हटाकर अब समवर्ती सूची में लाया गया? यू नो अबाउट दैट। 7वीं अनुसूची, 3 सूची के जिक्र है। 7वीं अनुसूची में विषयवार डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का, कि किस विषय को किसके पास होना चाहिए। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिन विषयों पर केवल केंद्र कानून बना सकती है और पूरे भारतवर्ष में लागू होगा वो कानून, उसको केंद्र सूची में रखा गया है। राज्य सूची जिसमें राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जो दोनों में कानून, जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में कितने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है? टाइप कीजिए प्लीज, अगर आपको मजा आ रहा है तो। ओके, वीडियो देखने से और कमेंट सेक्शन करने से आपको एक तरह से इसमें जुड़ने का एक बेहतर मौका मिलेगा। आई लव टू आंसर इन योर कमेंट सेक्शन, बट प्लीज कमेंट तो कीजिए। देखिए, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। आपको पहले बताया कि 42वां संविधान संशोधन वास्तव में इतना गहरा संशोधन था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम लोग। उस समय 42वां संविधान संशोधन में शिक्षा, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण हो, आर्थिक और सामाजिक नियोजन हो, वेल प्लान हो, न्याय का प्रशासन हो, ये सारे के सारे जो जोड़े गए थे कि नहीं जोड़े गए थे आपको बताना है। तो जी हाँ, आपको बता देता हूँ कि ये इसमें जो न्याय का प्रशासन है उसको जोड़ा गया था। शिक्षा तो लाया ही गया था। 5 ऐसे विषय थे, शिक्षा, वन, वजन और माप। वजन और माप भी जोड़ा गया था। वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण की बात हो, न्याय और प्रशासन हो, सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन की बात भी की गई थी। ओके, अगला प्रश्न राज्यपाल के पद से संबंधित है। राज्यपाल किसी भी समय राज्य के मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र देकर, इस्तीफा देकर निकल सकता है। क्या वो मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र देता है? आपने राज्यपाल की बेसिक नॉलेज अगर होगी तो आप इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। संविधान में उन आधारों को निर्धारित नहीं किया गया है कि जिस आधार पर राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को हटा सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली इजी। तो इसका एक तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मन इच्छा अनुसार उसके पर टिके होते हैं। राज्यपाल द्वारा अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, ना कि मुख्यमंत्री को। राज्यपाल पद धारण करने की तिथि से, जब वो पद धारण करते हैं तिथि से, उस तिथि से लेके अगली 5 वर्ष तक वो पद पर बने रह सकते हैं, तब तक जब तक वो राष्ट्रपति चाहते हैं। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है उतनी उचित नहीं है। मतलब ये एक तरह से फेडरल सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है कि राष्ट्रपति जब मन तब मनमाने तरीके से राज्यपाल के पद को पदच्युत कर दे, क्योंकि इससे एक तरह से संघात्मक व्यवस्था जो है, अर्थात फेडरल सिस्टम विच आर अडॉप्टेड, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एक तरह से अपनाया है, वो एक तरह से कमजोर हो जाता है। राज्य एक तरह से बेचारा महसूस करता है कि केंद्र अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाता है और राज्यपाल को अपने इच्छा अनुसार बदल देता है। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि क्या राज्यपाल वास्तव में केंद्र का नुमाइंदा है या कठपुतली है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। हालांकि ये जो शब्द है इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। चलिए, तो उसके किसी भी मतलब जब मन तब अपने आर्बिट्री तरीके से नहीं हटना चाहिए ताकि फेडरल सिस्टम मजबूत बना रहे। ओके, अगला है कि संविधान द्वारा राज्यपाल ये पद या राज्यपाल पद के चयन के लिए निम्नलिखित में कौन कौन सी शर्तें संविधान में लिखी हुई है। संविधान में 2 ही बातें लिखा गया, केवल 2 ही बातें संविधान में। और बहुत सी चीजें जो है कि राज्यपाल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और वो कन्वेंशन से है, रीति परिपाटी से विकसित हुआ है। तो वो 2 बातें जो संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहले आप भारत का नागरिक हो जाइए और आपकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये 2 बातें हैं केवल। ठीक है, तो
आपको बताते हैं कि इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 एंड 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता, ये पात्रता क्या क्या है? एक राज्यपाल जो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष तो जरूर होना चाहिए, और संसद के किसी सदन या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, और लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ परिपाटी कि वह बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, वह राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा हो, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से कॉकटेल बन जाता है राजनीति और कार्यपालिका के बीच, वो एक तरह से हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय अगर मुख्यमंत्री से परामर्श कर लिया जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच बेहतर पूंजी बन पाएगा, बेहतर मतलब एक तालमेल बन पाएगा, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो झगड़ा होता है अक्सर आपको सुनने मिलता होगा 356 आर्टिकल 356, इसका इस्तेमाल कम से कम हो पाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ मामले में ये परिपाटियां भंग कर दी गई है, कुछ नहीं माना जाता ये सब बातें। तो I think this is sufficient because it would be very hard for the student to concentrate almost 25 minutes regularly, consistently. So I stop this video here. Please subscribe my channels and love this video. Share this with someone or your fellows. Thanks a lot for watching this video once again. Thank you.